मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज मैं आपको इमैनुएल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के अवधारणा को बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सामाजिक तथ्य की अर्थ परिभाषा बताई थी। आज मैं आपको सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो शब्दों का बाह्यता तथा बाध्यता प्रयोग किया है। इन दोनों को ही सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। बाह्यता सामाजिक तथ्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें बाह्यता का गुण निहित होता है। बाह्यता का अर्थ यह है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता, और वह इस अर्थ में कि इसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। व्यक्ति का उससे कोई आंतरिक संबंध नहीं होता और न ही इस पर किसी भी व्यक्ति विशेष की क्रिया का प्रभाव ही पड़ता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को वैयक्तिक चेतना और सामाजिक या सामूहिक चेतना के अंतर या भेद पर आधारित किया है। दुर्खिम के अनुसार यदि हम वैयक्तिक चेतना के स्वरूप और संगठन का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वैयक्तिक चेतना का मूल आधार संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं विभिन्न स्नायु कोशों की अंतःक्रिया का ही प्रतिफल है, परंतु विभिन्न कोशों द्वारा उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को अपनी विशेषताएं होती हैं, जो संगठन अथवा उत्पत्ति के पूर्व स्नायु कोशों में से किसी में भी विद्यमान नहीं थी। सम्मिश्रण से एक नवीन वस्तु का जन्म होता है। प्रसार और संयोग की क्रिया द्वारा तत्वों का रूप ही परिवर्तित हो जाता है। ये संवेदनाएं पुनः सम्मिलित और संगठित होकर प्रतिमाओं को जन्म देती हैं। प्रतिमाओं के सम्मिलन और संगठन से व्यक्ति के विचारों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सम्मिलन और संगठन की यह प्रक्रिया इस समय तक वैयक्तिक रहती है क्योंकि व्यक्ति का शारीरिक स्नायुमंडल के विभिन्न अंगों को सम्मिलित और संगठित करता है। इस सीमा पर यह शक्ति विचारों का रूप ग्रहण कर लेती है। भाषा व संकेत ही मानव विचारों की इस संगठनकारी शक्ति का प्रसार करते हैं और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते हैं। इस स्तर पर विभिन्न वैयक्तिक चेतनाओं के सम्मिलन और संगठन से एक नवीन चेतना का निर्माण होता है। यही नवीन चेतना सामाजिक या सामूहिक चेतना है। दुर्खिम का मत है कि जिस प्रकार वैयक्तिक विचारों का मूलभूत आधार स्नायुमंडल के विभिन्न कोश हैं, उसी प्रकार सामाजिक विचारों का मूल आधार समाज में सम्मिलित व्यक्ति होते हैं। सामूहिक चेतना का विकास वैयक्तिक चेतना के सम्मिलन तथा संगठन से होता है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि वैयक्तिक विचारों का जब संगठन होता है तो एक नए प्रकार के विचार सामूहिक विचार का विकास होता है, जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। दुर्खिम का कहना है कि सामूहिक विचार की उत्पत्ति विस्तृत और ठोस सहयोग पर आधारित है। इस सहयोग का विस्तार स्थान में नहीं, समय में भी फैला है, अर्थात
सामूहिक विचारों की उत्पत्ति सीमित स्थानों के कुछ इन्हें गिने व्यक्तियों से ही नहीं अपितु अनेक व्यक्तियों के सहयोग से हुई है, जिन्होंने पारंपरिक सहयोग द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को संग्रहित किया है। अनेक पीढ़ियों ने अपने ज्ञान और अनुभव को एकत्रित किया है। अतः इन विचारों में एक विशेष प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया निहित है, जो व्यक्ति की बौद्धिक प्रक्रिया से कहीं अधिक पूर्ण और विषम है। वास्तव में ये सामूहिक विचार व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग से एक नवीन वस्तु पानी का निर्माण हो जाता है। पानी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि न ऑक्सीजन में है और न हाइड्रोजन में। साधारण भौतिक विधियों द्वारा पानी को विभाजित करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पृथक नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों की चेतना के विशेष संगठन और योग से जब नवीन सामूहिक चेतना का विकास हो जाता है तो उसे पुनः विभाजित करके व्यक्तियों की चेतनाएं नहीं प्राप्त की जा सकती। सामाजिक तथ्य वैयक्तिक चेतना से परे या उसके बाहर एक अद्वितीय वास्तविकता है। दुर्खिम ने सदैव ही इस बात पर बल दिया कि जिस प्रकार विज्ञान अनेक मस्तिष्कों के सहयोग का प्रतिफल है और किसी एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता व शक्ति से महान है, उसी प्रकार सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी विभिन्न वैयक्तिक विचारों के संयोग से अवश्य होता है, परंतु वे व्यक्ति से परे पूर्ण और महान होते हैं। अपनी इन विचारों को सिद्ध करने के लिए दुर्खिम ने 4 प्रमुख युक्तियों को प्रस्तुत किया है। प्रथम, वैयक्तिक मस्तिष्क तथा सामूहिक मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता। व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभावों व व्यवहारों में भिन्नता। सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता। प्राणी शास्त्रीय समानता। इन चारों युक्तियों को मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगी।